वेलकम टू आर एस फॉर फ्री। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अम, राजस्थान का इकोनॉमिक रिव्यू 2020-2021, जिसमें से एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये वीडियो शुरू करने के पहले ही मैं आप लोगों को ये बात बोल दूँ, आप लोगों के पास इस इकोनॉमिक रिव्यू की एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, तकरीबन 297 पेजेस, तकरीबन 300 पन्नों की होगी। इसे मैं जितना ज़्यादा छोटा हो सकेगा उतना छोटा करवाऊँगा। और एक हाइलाइटर आपके पास होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए। मैं आपको वीडियो केवल इसी तरीके से पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि देखिए सबके पास ये सेम डॉक्यूमेंट है और इसी सेम डॉक्यूमेंट में से क्वेश्चन आएगा। तो हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। इसमें हम बहुत जल्दी जल्दी जितना लिमिटेड हमें मटेरियल इसमें से निकालना हो हम वो निकालेंगे, और हमारे केवल काम की चीज़ों को ही हम इसमें से यूज़ करने वाले हैं। मैं यहाँ पे जो आप लोगों को पढ़ाऊँगा वो इंग्लिश वाला इकोनॉमिक रिव्यू है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी वालों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। आप लोग भी एक काम करें, आप लोग हिंदी मीडियम में निकाल लें अपना इकोनॉमिक रिव्यू। ठीक है, हार्ड कॉपी। अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है ऑनलाइन इजीली, अगर नहीं मिल पा रहा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लें। दोनों ही इंग्लिश और हिंदी मीडियम के दोनों डाल दूँगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को दोनों ही मीडियम्स में साथ लेके चलूँ। देखिए दोनों ही जो इकोनॉमिक रिव्यू हैं वो वर्ड टू वर्ड सेम हैं, और दोनों ही सेम नंबर ऑफ़ पेजेस के हैं। दोनों में बिल्कुल कुछ आगे पीछे नहीं है, इसलिए दोनों ही चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं केवल एक से ही पढ़ा सकता हूँ, तो अभी इंग्लिश से पढ़ा रहा हूँ, और सभी चीज़ें मैं रिपीट करूँगा हिंदी के अंदर एज इट इज़। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक रिव्यू का सबसे पहले आप लोग अपना इंडेक्स देखिए। इंडेक्स कहाँ पे है? ये देखिए, जो कंटेंट्स हैं उसके अंदर स्टार्टिंग है की इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के मुख्य सूचक। हमें इसमें कुछ नहीं पढ़ना। एग्जीक्यूटिव समरी, एग्जीक्यूटिव समरी जो है सारांश जो है, इसमें से केवल एक टेबल देखनी है। वो टेबल हमारे बहुत काम की है। उसके बाद हम पहला जो चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स, वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य, हम उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव समरी या सारांश को देख लेते हैं। उसमें एक टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, पिछली बार भी आया था। हम उसे देख लेते हैं, उसे थोड़ा समझ लेते हैं, चलिए। ये एग्जीक्यूटिव समरी आई है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव समरी की जो स्टार्टिंग है उसमें राजस्थान के बारे में कुछ गिवन है चीज़ें, उसके इंट्रोडक्शन है। ठीक है, वो कितना बड़ा है, कैसे है, क्या है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे जो टेबल दिख रही है की इंडिकेटर्स ऑफ द स्टेट विस इंडिया, राजस्थान की प्रमुख विशेषताओं का अखिल भारत से तुलनात्मक विवरण, मैं इस टेबल की बात कर रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, क्योंकि देखिए पिछली बार तो इसमें से एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आया था। मैं बताऊँगा कौन सा क्वेश्चन उठ के आया था। और ये टेबल के अंदर, इस टेबल के अंदर जो डेटा दे रखे हैं वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इस टेबल के अंदर राजस्थान और इंडिया का कंपैरिजन मिल जाएगा कई सारी चीज़ों का, जैसे जोग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्रफल, जनसंख्या, पॉपुलेशन, डिकेडल ग्रोथ रेट, दशकीय वृद्धि दर, इसी तरीके से आप लास्ट तक पहुंच जाएंगे। आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ तक, आपको जन्म के समय जीवन प्रत्याशा तक आपको इसके अंदर सारे डेटा मिल जाएंगे। तो ये सारे डेटा आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बाय हार्ट करना है। इसको पूरे को आप हाईलाइट कर लें। मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, जो जो चीज़ मैंने हाईलाइट कर रखी है अपने नोट्स में, आप उन्हें हाईलाइट कर लें, क्योंकि वो आपको पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, मैंने ऊपर से नीचे तक इतनी सारी चीज़ें छुड़वा दी। 297 में से मैं 17वें नंबर के पेज पे आ चुका हूँ। आपको उसके पहले का कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि वो जो आपने ऊपर देखा है, छोड़ा है, वो बाद में धीरे धीरे कवर हो जाएगा। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, जो अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं उन्हें छोटा करके आगे लिख देते हैं, लेकिन हमें केवल वो छोटा नहीं पढ़ना, उसको थोड़ा सा डीप भी जाना है, तो वो आगे अपने आप ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं जोग्राफिकल एरिया की, तो 343.42 है, 3,42,000 स्क्वायर किलोमीटर है इंडिया से। तकरीबन 10.41 है इंडिया का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साइड में लिख लीजिएगा। 10.41% है, मैंने पढ़ा भी रखा है। पॉपुलेशन हमारे यहाँ की कितनी है, 6,85,00,000 है। ठीक है, इंडिया की कितनी है दे रखी है। डिकेडल ग्रोथ रेट, मतलब एक दशक में, एक डिकेड में हम कितना परसेंट बढ़े हैं 2001 से लेकर 2011 के बीच में, वो 21.3%। इंडिया जबकि बढ़ा था, इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रही थी
वो 17.7, मतलब हम ज़्यादा तेज़ी से बढ़े थे। इंडिया की एवरेज डिकेडल ग्रोथ रेट से हम ज़्यादा बढ़े थे इंडिया की, ये बात ध्यान होनी चाहिए। ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है हमारी, 200 है। इंडिया की कितनी, 382 है। मतलब इंडिया ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है राजस्थान के मुकाबले। और अ, हम कितने कम डेंसली पॉपुलेटेड हैं इंडिया से, तो 382 में से 200 लेस कर लें, आंसर आएगा 182। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। डिकेडल ग्रोथ रेट जो मैंने अभी बात की थी इंडिया की और राजस्थान की, दोनों याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन आता है। ठीक है। क्वेश्चन क्या आया था पिछली बार, ये वाला, अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन, मतलब कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत। राजस्थान में 24.9% लोग शहरों में रहते हैं, बाकी के जो 75.1% है वो गाँव में रहते हैं। ठीक है। जबकि इंडिया के अंदर 31.1% लोग शहरों में रहते हैं, बाकी बचे हुए लोग 100 में से वो गाँव में रहते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। ठीक है, एग्जाम में एज इट इज़ आया था, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अगली बार आप लोगों से शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन का परसेंटेज पूछ ले, अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत पूछ ले। ठीक है। तो वो 17.8 है राजस्थान का, 13.5 है, जबकि इंडिया का 16.6 है और 8.6 है। ये डेटाज आपको सारे याद रखने हैं इस वजह से। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। सेक्स रेशियो की बात करूँ तो 928 आता है राजस्थान का, 943 इंडिया का है। आप देख लें राजस्थान का इंडिया से कितना कम है, 15 कम है, तो 15 पूछ सकता है वो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है, अगर 1000 हमें मेल मिलते हैं तो 1000 मेल्स के ऊपर हमें टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी मिलती हैं। ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पे अभी भी 1000 से कम है और हम काफ़ी पीछे हैं नेशनल एवरेज से, तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो केवल 0 से 6 साल के बच्चों की बात हो रही है, तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, 888 है। ठीक है, 900 की लाइन में भी नहीं है। लिटरेसी रेट हमारी 66.1 है, साक्षरता दर 66.1 है, जो कि नेशनल एवरेज से फिर से कम है। ठीक है, ध्यान रखना है। मेल और फीमेल की भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, मतलब यहाँ से आपको सब कुछ ध्यान रखना है। वर्क पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है, कार्य सहभागिता दर, इसका मतलब टोटल पॉपुलेशन में से कितने प्रतिशत लोग किसी न किसी कार्य में लिप्त हैं। ठीक है, कोई ना कोई काम करते हैं, तो 43.6% हैं राजस्थान के लोग, जबकि इंडिया का एवरेज है 39.8, मतलब राजस्थान में ज़्यादा लोग किसी काम को करते हैं, किसी न किसी काम में लिप्त हैं। ठीक है। बर्थ रेट 24 है हमारे यहाँ की, जबकि इंडिया की 20 है, मतलब हमारे यहाँ ज़्यादा बच्चे जन्म ले रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा डेथ रेट की बात करता हूँ। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेथ रेट नहीं पूछते। ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये इंपॉर्टेंट है, 37 है राजस्थान का, और हम नेशनल एवरेज से 5 कम हैं। इसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, या मैं कहूँ शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या होता है, अगर 1000 बच्चे जीवित पैदा हो रहे हैं तो उनमें से कितने मर जाते हैं हर साल। ठीक है, तो 1000 बच्चों के ऊपर राजस्थान में, ये 2018 का डेटा है, ध्यान रखिएगा, और यही पूछेगा, इससे नया डेटा आया ही नहीं, तो वो नहीं पूछने वाला। ठीक है, तो 37 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। हाँ, अब मैं एक बात बताऊँ आपको, अगर करंट अफेयर्स की बुकलेट में आपको कोई नया डेटा मिले और वो एक ऑथेंटिक सोर्स का हो, तभी आप उसको यूज़ करें। और वो एग्ज़ाम में स्पेशली यही बात पूछेगा कि 2018 में या 2020 में हमारे यहाँ पे शिशु मृत्यु दर क्या है, तो जिस ईयर का पूछे उस ईयर का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे संभावना तो ज़्यादा यही है कि 2018 इसमें दे रखा है तो 2018 का ही पूछेगा। ठीक है, तो 37 है राजस्थान की, ये ध्यान रखना है। इसके बाद मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या रेशियो, मातृ मृत्यु अनुपात, ये है 164। ये इसका मतलब है कि अगर 1 लाख महिलाएं जन्म दे रही हैं बच्चों को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 लाख वैसे 1 लाख महिलाएं ना कहूँ, 1 लाख अगर जन्म हो रहे हैं, क्योंकि देखिए एक महिला एक या एक से अधिक बच्चों को कभी कभी जन्म दे देती हैं। ठीक है, तो अगर 1 लाख जन्म हो रहे हैं टोटल बच्चों के, तो उन जन्मों के अंदर तकरीबन 164 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। दोबारा सुनिएगा, अगर 1 लाख जीवित बच्चे पैदा हो रहे हैं, 1 लाख, ठीक है, तो 1 लाख जीवित बच्चों के पैदा होने में तकरीबन 164 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, 164 महिला विमेन जो होती हैं उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, जबकि नेशनल एवरेज 113 है, हम यहाँ भी पीछे हैं। तो दो इंडिकेटर्स हैं जो हमारे यहाँ पे हेल्थ के एस्पेक्ट में बात करते हैं, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा पिछड़ापन है। ठीक है,
फीमेल ये जो मैं कहूँगा मैटरनल और जो इन्फेंट की जो हेल्थ की बात है, वहाँ थोड़े से हम पिछड़े हुए हैं। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट काम कर रही है। वो क्या काम कर रही है वो नीचे हमें स्कीम्स में पता लग जाएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये हमारे यहाँ की भी कम है, क्योंकि देखिए हेल्थ के मामले में हम थोड़ा सा पीछे हैं नेशनल से, नेशनल एवरेज से इस वजह से थोड़े से हम पीछे हैं। बट फिर भी 68 ईयर्स एक व्यक्ति जी लेता है आज के समय, जब उसकी बर्थ होती है उस समय इतनी तकरीबन लाइफ एक्सपेक्टेंसी है राजस्थान में। ठीक है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एग्जीक्यूटिव समरी में से या सारांश में से हमें केवल इतना ही पढ़ना है। इन सब को बाकी आगे इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, और ये सभी चीज़ें आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको इजीली मिल जाएंगी। तो हम थोड़ा सा डीप में ही पढ़ेंगे आगे, बार बार हम इनको मैं कहूँ रिपीट नहीं करने वाले, इसलिए मैं इनको यहाँ से छोड़ रहा हूँ। और आपको भी ऐसा लगेगा, वैसे आप जब पढ़ेंगे इसे तो आपको लगेगा कि इसमें से पिछली बार तो क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जीक्यूटिव समरी में से। वास्तविकता में एग्जीक्यूटिव समरी में से क्वेश्चन ना पूछते हुए मेन चैप्टर्स में से पूछे जाते हैं। उन चैप्टर्स की समरी निकाल निकाल के वो पहले चैप्टर में लिख दी जाती है। तो आप मेन चैप्टर्स पढ़िए, इस एग्जीक्यूटिव समरी के चक्कर में मत पढ़िए। कुछ लोग लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। अभी आप लोगों के पास टाइम है, तो आप लोग एग्जीक्यूटिव समरी को छोड़िए, लास्ट वालों को देखिए। जब वो आपकी कंप्लीट हो जाए तब आप एक बार इसकी रीडिंग मारिएगा। ठीक है, आपको कितने आसान लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर जो आता है, ओवरव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स। अब आप देख रहे होंगे मैं 297 में से 33वें पन्ने पे पहुंच चुका हूँ। ठीक है, तो आप देखिए 10% पन्ने तो हमने यूं ही उड़ा दिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग चलने वाले हैं इसी तरीके से। और जो केवल आप लोगों के काम की चीज़ें होंगी, केवल मैं उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करूँगा। आप लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा आप लोगों को टफ लग सकता है, क्योंकि देखिए इस चैप्टर के अंदर जीडीपी, वैसे जीडीपी हम स्टेट के लिए नहीं बोलते, स्टेट के लिए जीएसडीपी बोलते हैं, एनएसडीपी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्राइस इंडेक्सेस आते हैं इसके अंदर। तो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ये किस तरह की टर्म्स आ गई, लेकिन मैं देखिए यहाँ पे जितना एक्सप्लेन हो सकेगा उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और एक बात बता दूं आपको, राजस्थान के एग्ज़ाम में प्री में इनकी डिटेल्स आपसे नहीं पूछता, इनके ऊपर केवल डेटा पूछता है। तो आप लोगों को मैं ये सलाह दूंगा, मैं देखिए समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर आप लोग नहीं समझ पाते हैं तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप इसके जो डेटा हैं जो मैं आपको स्पेशली इसमें हाईलाइट कर रखें, उनको आप एज इट इज़ रट के चले जाएं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन वही पूछा जाएगा अभी प्री में। मेंस में क्या होता है कैसे होता है वो बाद में देखिएगा, पहले आपको प्री पे फोकस करना है, क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास। अब से केवल 2 महीने बचे हैं। ठीक है, तो आइए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, शुरुआत जो हुई है इस चैप्टर की, इसमें ये कहा गया है कि क्योंकि कोविड 19 पैंडमिक आ चुका था, इस वजह से हमारी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा नीचे चली गई, ये हुआ वो हुआ, सारी बातें लिखी हुई हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने हाईलाइट की हुई है। ठीक है, देखिए इसे ज़रा ध्यान से। फॉर मेकिंग रिकमेंडेशंस टू रीस्टार्ट द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी को दोबारा जंप देने के लिए। ठीक है, हिंदी के अंदर लिखा है कि अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने हेतु। ठीक है, आप हिंदी वाले ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हिंदी को मैंने नहीं लिया है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मैं हिंदी को लेके बैठा हूँ मोबाइल में, उसमें से ही मैं एज इट इज़ शब्दों को बोल रहा हूँ। अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने हेतु सिफारिशें करने के लिए एक विशेष कार्यबल, उस कार्यबल का नाम क्या है ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद। ये नाम आपको पता होना चाहिए, ये एग्ज़ाम में इस बार पूछ सकता है। चीफ मिनिस्टर्स राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल, किस काउंसिल का गठन किया गया है वापस से पटरी पर लाने के लिए राजस्थान की इकोनॉमी को। ठीक है, तो ये डेटा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ हिंदी में, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये जो भी काउंसिल है ये अपनी सलाह देगी, और इसके बेसिस पे हमारी राजस्थान गवर्नमेंट आगे काम करने वाली है, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है दोबारा पटरी पर आ सके। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसमें क्या है। तो जो इसमें बात आती है सबसे पहले एसडीपी। आप लोगों ने बहुत बार एक वर्ड सुना होगा जीडीपी जीडीपी, और उसको सुन के आप लोग काफ़ी परेशान भी हुए होंगे। ठीक है, तो वास्तविकता में जो जीडीपी होता है वो एक
नेशन के लिए हम बात करते हैं, एक देश के लिए, पूरे देश के लिए बात की जाती है जीडीपी वर्ड की, तो लेकिन एसडीपी वर्ड जो होता है वो किसी एक स्टेट के लिए बात की जाती है। दोनों में ही कोई अंतर नहीं है नाम के अलावा, ठीक है। दोनों से ही जो चीज़ हम डिराइव करते हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम होती है, और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी है जीएसडीपी की। अगर आप लोग डेफिनेशन पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप डेफिनेशन नहीं पढ़ना चाहें, आप लोग समझना चाहें, तो मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझा सकता हूँ। आप समझिए ज़रा इस बात को। मान लीजिए कोई एक स्टेट है, मान लेते हैं राजस्थान है, तो राजस्थान की टोटल बाउंड्री को आप देख लें। बाउंड्री के अंदर मतलब राजस्थान स्टेट के अंदर एक पूरे साल भर के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, एक पूरे साल भर के अंदर, साल भी कौन सा होता है जनरली, हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर जो जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च को समाप्त होता है, ठीक है। तो किसी एक स्टेट में उसकी बाउंड्री के अंदर एक साल में, एक साल में जितने भी गुड्स और सर्विसेज, जितने भी गुड्स और सर्विसेज, बात सुनिएगा ध्यान से, जितने भी गुड्स, मैंने केवल गुड्स नहीं बोला, मैंने केवल सर्विसेज नहीं बोला, मैंने बोला जितने भी वस्तु, ठीक है, और जितनी भी सेवाएं, इनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन होता है, तो उनका मुझे क्या देखना है, कितने रुपए के हैं इन मॉनेटरी टर्म्स, मतलब जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है वो कितने रुपए का हुआ है, ठीक है। तो वो जो टोटल अमाउंट मुझे मिलता है वही क्या कहलाता है, जीएसडीपी, किसी स्टेट का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या मैं कहूँ सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है। समझ में आई बात। अगर मैं किसी नेशन के लिए बात बोलूँगा तो किसी नेशन की बाउंड्री में हो जाएगा। अभी मैंने स्टेट की बात बोली, वो किसी नेशन की बाउंड्री में एक साल में, साल भी कौन सा, फाइनेंशियल ईयर में, जो टोटल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उनकी मॉनेटरी वैल्यू क्या होगी, अगर उनको मैं रुपए पैसे से खरीदना चाहूँ तो कितने में खरीद पाऊंगा। समझ पा रहे हैं आप बात। तो यही क्या होता ही है, जीडीपी अगर मैं एक नेशन की बात करूं और अगर स्टेट की बाउंड्री की बात करूं तो वो क्या हो जाता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ स्टेट में, राजस्थान में, कोई भी व्यक्ति अगर आके गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, चाहे वो राजस्थान का निवासी हो, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो इंडिया में किसी भी स्टेट का निवासी हो, लेकिन प्रोडक्शन अगर वो राजस्थान की बाउंड्री में आके कर रहा है गुड्स और सर्विसेज का, और उनको यहीं पे आके बेच रहा है, ठीक है, तो जो पैसा आ रहा है वो पैसा किसकी जीडी किसकी किस स्टेट के डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड होगा, राजस्थान के। इसका मतलब ये है, ठीक है। ध्यान रखना, बाउंड्री का मतलब क्या है, अंदर, अंदर कोई भी करे, वी डोंट केयर, चाहे वो इंडियन करे, चाहे वो फॉरेनर करे, चाहे राजस्थानी करे, कोई भी करे, वी डोंट केयर, ठीक है। वो सब कुछ किस में इंक्लूड होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एंटिटी हो जाती है जीएसडीपी, ठीक है। समझ में आई आपकी बात ये। अगर समझ में नहीं आई, आप परेशान ना हो, आपसे कोई भी इसकी डेफिनेशन नहीं पूछने वाला। आप लोगों से प्री के अंदर तो जीएसडीपी के ऊपर क्वेश्चन जो आएगा वो कम से कम डेफिनेशन के ऊपर तो बिल्कुल नहीं आने वाला, ठीक है। मैं हिंदी के अंदर एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है जीएसडीपी की, राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बिना दोहरी गणना किए हुए एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, ठीक है, के मौद्रिक, मौद्रिक मूल्य ज़रूरी है। मैं प्रोडक्शन इन वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कुल कितना प्रोडक्शन हुआ नंबर में काउंट कर लें हम, कि भाई कुल दूध की थैलियाँ हमारे यहाँ पे इस बार 100 प्रोड्यूस हुई हैं, तो भैया हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन जो है जीएसडीपी वो 100 दूध की थैलियाँ, ऐसा नहीं, वो 100 दूध की थैलियाँ कितने रुपए की हैं मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मौद्रिक मूल्यों के योग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। ये हिंदी के अंदर डेफिनेशन है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक कंसेप्ट समझना है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो जीएसडीपी होता है, ठीक है, इसको दो प्राइसेस के ऊपर या दो कीमतों के ऊपर हमेशा प्रदर्शित किया जाता है, या इसके डेटा में कहूँ हमेशा दो अलग अलग प्राइसेस के ऊपर प्रिंट किए जाते हैं या दिए जाते हैं, ठीक है। अब दो प्राइसेस का मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझिए। मान लीजिए जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि दूध की थैलियाँ, ठीक है, जो सरस हमारे यहाँ ब्रांड है राजस्थान में, तो दूध की थैलियों की मैं बात कर लेता हूँ, उससे आप लोगों को शायद समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि आज जो पिछला साल था हमारा निकला पूरा फाइनेंशियल ईयर, उसमें मान लेते हैं पूरे राजस्थान में केवल 100 दूध की थैलियों का उत्पादन हुआ, 100 का,
ठीक है। और मान लेते हैं जो 100 दूध की थैलियाँ उत्पादित हुई, उसमें हर एक का जो प्राइस है वो मान लेते हैं हम 40 रुपये है, ठीक है। कितना है? 40 रुपये है। तो 40 रुपये होने की वजह से जो टोटल, मैं कहूँगा टोटल कितना पैसा जनरेट हुआ एक साल में, या टोटल कितनी जीएसडीपी प्रोड्यूस हुई राजस्थान के अंदर, तो वो 100 को आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को 4000 रुपया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपने जो प्राइस देखी है 40 रुपये, ये वास्तविकता में अभी जो प्राइस चल रही है उसकी बात हो रही है, करंट प्राइसेस। मैंने आपसे बोला दो तरह की प्राइसेस होती हैं जीएसडीपी को निकालने की। तो ये जो प्राइसेस मैंने आपको बताई हैं, ये हैं करंट प्राइसेस जो अभी चल रही हैं। 40 रुपया अभी का दाम है, जो अभी अभी पिछले साल का है, ठीक है। और 100 जो आपने बताया मुझे, ये 100 का प्रोडक्शन हुआ है, उसको मल्टीप्लाई कर लिया, 4000 रुपये मेरी क्या निकल के आएगी? जीएसडीपी। लेकिन जीएसडीपी ये कैसी है? प्रचलित दरों पर, जो अभी चल रही हैं, करंट प्राइसेस, हिंदी के अंदर बोलते हैं प्रचलित दर, ठीक है। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए, मुझे मतलब होता है कि क्या मेरी जीडीपी बढ़ी या नहीं बढ़ी, ठीक है। जीएसडीपी बढ़ी या नहीं बढ़ी, मुझे ये चीज़ नोट करनी है, ठीक है। अब वो नोट तब तक नहीं हो सकती जब तक मैं किसी पुराने डेटा से उसको कंपेयर करूं। भाई आप सोचिए, आपको अपनी हाइट नापनी है, एक छोटा बच्चा होता है, उसकी हाइट नापनी है और ये पता लगाना है कि वो बढ़ा के नहीं बढ़ा। वो तभी आप पता लगा सकते हैं जब आप उसकी हाइट नाप रहे हैं तो आपको उसकी पहले की हाइट पता हो, पुरानी हाइट। अगर आपको पुरानी हाइट ही नहीं पता होगी तो आप कैसे पता लगाएंगे कि वो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? तो इसलिए मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई पहले मेरी जीएसडीपी जो थी वो कितनी थी, ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि मैं वाकई में ग्रोथ की है या नहीं की मैंने, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक कोई ना कोई सा पैमाना निकाल के अपने पास रखता हूँ, एक मापदंड कह लूँ, एक स्टैंडर्ड में एक मेरे पास रखता हूँ, जिससे मैं कंपैरिजन करता हूँ हर बार कि क्या मैं बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग क्या करते हैं, किसी एक ईयर को हम बेस सेट कर लेते हैं, एक बेस सेट कर लेते हैं, और उस बेस के ऊपर हम दोबारा हमारी जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। उस बेस के ऊपर हम दोबारा हमारी जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या हम वाकई में बढ़े कि नहीं बढ़े। समझिएगा बात को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, पिछले साल हमने कितना प्रोडक्शन किया? 100 दूध की थैलियों का प्रोडक्शन किया, 40 रुपये एक की रेट थी, ठीक है। तो ये कहानी हो गई 2020 की, ठीक है। अब हम बैक में जाते हैं, 2012 की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जो हमारे जो कांस्टेंट प्राइसेस हैं, या जो हमारी बेसिक, मैं कहूँगा स्थिर जो कीमतें हैं, वो 2011-12 की चलती हैं। तो मैं वही ईयर ले लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। तो मान लेते हैं 2011-12 के अंदर जो दूध के पैकेट की प्राइसेस होंगी, आप ये बात भी ध्यान रखिएगा, महंगाई भी आती है, ठीक है। तो मान लेते हैं वो 40 रुपये की नहीं होगी उस समय, 2011-12 भाई 10 साल पुरानी बात है। तो मान लेते हैं उस समय जो दूध के जो पैकेट थे वो 30 रुपये का ही मिलता था, ठीक है। और 2011-12 के अंदर मान लेते हैं जो हमारी उस समय की जीएसडीपी रही होगी, उसमें मान लेते हैं कि उस समय जो टोटल दूध का प्रोडक्शन हुआ होगा, मान लेते हैं वो 120 थैलियों का हुआ होगा। कितने का हुआ होगा? 120 पैकेट्स का हुआ होगा उस समय दूध की, सरस की पैकेट्स का, ठीक है। अब 120 को आप उस समय के 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, बात सुनिएगा ध्यान से। 120 को आप उस समय के 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मानते हैं हम लोग कि भाई 120 को आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस समय की जीडीपी कितनी निकल के आएगी आपकी? 3600, ठीक है, 3600, ठीक है। ये कब की जीडीपी है? जो 2011-12 में मुझे मिली थी। समझ में आई यहाँ तक बात? तो 2011-12 की मेरी जीडीपी कितनी? 3600 रुपये। समझ में आई बात? समझ में आई? दोबारा कह रहा हूँ, 3600 रुपये कब की जीडीपी है? ये 2011-12 में थी, और उसको मैंने फिक्स कर दिया कि भाई अगली बार मैं जब भी मेरी जीडीपी को नापूंगा, मैं इस वाली जीडीपी से नापने वाला हूँ। किस वाली जीडीपी से? उस 3600 से, ठीक है। अब फास्ट फॉरवर्ड में दोबारा बात करता हूँ 2020 की। तो बात बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। 2020 में मेरा टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? 100 पैकेट्स का ओनली, 110 का नहीं हुआ। 110 का तो 2011-12 में हुआ था। 2020 में मेरा प्रोडक्शन कितना हुआ है? केवल 100 पैकेट्स का, ठीक है।
और क्योंकि मैंने भाई 40 रुपए की मानी, 40 रुपए की तो इसलिए मानी क्योंकि महंगाई बढ़ गई थी, लेकिन क्योंकि मेरे को कंपैरिजन पुराने वाले से करना है, अभी से नहीं करना, पुराने वाले से करना है, और पुराने वाले से कंपैरिजन मैं तभी करूंगा जब मैं पुराने वाले के समय में जाऊंगा। आज के समय में तो पुराने वाले से मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता खुद का। आप सोचिए, आज एक बड़ा डिबेट चलता है, विराट कोहली क्या सचिन तेंदुलकर के बराबर ही महान है? अरे भाई, महानता का पता तो तब लगता जब विराट कोहली ने उन्हीं बॉलर्स को खेला होता जिन बॉलर्स को तेंदुलकर ने खेला था, और उतने रन बनाए थे। ठीक है, तो कहाँ मैं 40 रुपए को कंपेयर कर रहा हूँ 30 रुपए से? कंपैरिजन तो तब होगा, जीडीपी तो हमें तब पता लगेगी जब मैं 40 रुपए को 30 रुपए बनाऊं। आप समझ पा रहे हैं बात? मतलब मैं कंपैरिजन तभी कर पाऊंगा जब मैं जिस चीज़ से कंपैरिजन कर रहा हूँ उसके समय में जाऊं। ठीक है, तेंदुलकर से अगर मेरे को विराट कोहली का कंपैरिजन करना है तो विराट कोहली को मुझे वहीं ले जाना पड़ेगा जहां तेंदुलकर खेल रहा था, उन्हीं बॉलर्स के सामने खिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो 40 रुपये मेरी रेट है दूध की थैली की, उसे मैं क्या मान लूंगा, 30 रुपये, क्योंकि मैं तो ये मानूंगा ना कि भाई मान लेता हूँ ये प्रोडक्शन कभी हुआ था, 2011-12 में हुआ था, तभी तो वास्तविकता में मुझे पता लगेगा जीडीपी कितनी है। जब मैं उस 30 को मैं 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन कितना हुआ है इस बार 2020 में, केवल 100 का हुआ है। ठीक है, जब 30 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से तो मेरा आंसर आता है 3000। अरे ये क्या हुआ? वास्तविक जीडीपी जो है भाई, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, वास्तविक जीडीपी कहलाएगी ये, क्योंकि मैं ये कंपैरिजन कर रहा हूँ पिछले बार वाले से, तभी तो मुझे पता लगेगा कि विराट कोहली में कितना दम है। ठीक है, तो उसमें दम ही नहीं निकला, क्योंकि उस समय तेंदुलकर कितना था, 3600 था, जबकि विराट कोहली कितना निकला उस समय का, केवल 3000। लेकिन विराट कोहली आज मुझे कितना नजर आता है, 4000। आप समझ पा रहे हैं बात को? करंट प्राइसेस में और जो मेरी स्थिर दरें होती हैं जिनको मैं कहता हूँ कांस्टेंट प्राइसेस, उन दोनों में फ़र्क होता है। इस वजह से जीएसडीपी जो होती है वो दो तरीके से निकाली जाती है। एक तो प्रचलित दरों के ऊपर, जिन्हें मैं करंट प्राइसेस बोलता हूँ, और एक होती हैं स्थिर दरें। ठीक है, जिससे मुझे वास्तविक जीडीपी का पता चलता है कि भाई वाकई में मेरी जीडीपी बढ़ी है या नहीं बढ़ी। ठीक है, तो मुझे लगता है मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुका हूँ करंट प्राइसेस को, और स्थिर दरों को, प्रचलित दरों को और स्थिर दरों को। ठीक है, करंट को और कांस्टेंट प्राइसेस को। तो मैं अब इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आपका जीडीपी हो, आपका नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो, आपका जीवी हो, जितनी भी चीज़ें आगे आएंगी वो सभी करंट पे भी आएंगी और कांस्टेंट पे भी आएंगी या बेसिक प्राइसेस पे भी आएंगी। और एक समझदारी रखिएगा आप लोग, करंट प्राइसेस पे आपको हमेशा जो वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ी नज़र आने वाली है, क्योंकि आप समझ सकते हैं महंगाई बढ़ी है थोड़ा सा। ठीक, महंगाई की वजह से क्या होता है, चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी नज़र आती है। जैसे मैंने भी आपको बताया, दूध के पैकेट से मैंने एग्जांपल दिया आपको, थोड़े महंगे नज़र आते हैं, बढ़ी हुई जीडीपी नज़र आती है हमें। ठीक है, लेकिन वास्तविकता में जो रियल चीज़ होती है, या मैं कहूँ जो स्थिर दरों पे होती है, कांस्टेंट प्राइसेस पे होती है, वो थोड़ी कम नज़र आती है। ठीक है, हमें दोनों के ही डेटा देखने हैं, कितना बढ़ा है कितना नहीं बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। ठीक है, और उनके डेटा को हमें याद करना है, और उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। अगर आपको समझ में भी नहीं आया, मैंने इतनी जो राम कहानी सुनाई यहाँ पे, तो आप परेशान ना हो, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपको केवल यहाँ पे डेटा याद रखने हैं। ठीक है, और कुछ याद नहीं रखना। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया दो तरह की प्राइसेस होती हैं, एक तो करंट प्राइसेस पे होता है और एक कांस्टेंट प्राइसेस पे। करंट मतलब प्रचलित दरों पर होता है, और एक स्थिर कीमतों पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि इस बार जो हमारी करंट प्राइसेस पे जीडीपी रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, तकरीबन 9.58 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 9.58 लाख करोड़ रुपए। पिछली बार ज़्यादा थी, 9.99 थी पिछली बार। ठीक है, पिछली बार से ये कम हुई है, 9.99 से पिछली बार से ये कम हुई है। ठीक है, तो जितनी कम हुई है, कितनी कम हुई है, 4.11%। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, कितना परसेंट जीएसडीपी करंट प्राइसेस पे पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है, 4.11%। या हमारी इस बार की प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी कितने लाख करोड़ रहने का अनुमान है, तो 9.58। ये क्वेश्चन पूछेगा। मैंने देखिए इसको नीचे टेबल में हाईलाइट भी कर रखा है, आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, केवल यही चीज़ आपको देखनी है और कुछ नहीं देखनी। ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है,
कितना लिखा हुआ है, नेगेटिव में 4.11, नेगेटिव में 4.11, मतलब हमारी जो जीडीपी थी पिछले बार के मुकाबले 4.11% कम हुई है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये प्रचलित कीमतों पर बात कर रहा हूँ, मैं करंट प्राइसेस पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, करंट प्राइसेस पे बात कर रहा हूँ। तकरीबन देख लीजिए 9 लाख करोड़ के आसपास है, 9,57,912 करोड़ रुपए हैं ये। ठीक है, तो वो 9.58 के आसपास ही हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये डेटा याद रखना ज़रूरी है। 957,912 रट लीजिए इसे, 957,912। ठीक है, अगली बात करता हूँ मैं कांस्टेंट प्राइसेस की। ये देखिए कांस्टेंट प्राइसेस यहाँ पर हैं। ठीक है, स्थिर कीमतों पे बात करता हूँ। ध्यान रखिएगा, स्थिर कीमतों के लिए हम लोग आधार वर्ष या मैं कहूँ बेस ईयर कौन सा यूज़ करते हैं जीएसडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, 2011-12। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये ईयर, क्वेश्चन पूछता है इसके ऊपर भी कि भाई हम जीएसडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो किस ईयर को हम बेस मान के कैलकुलेट करते हैं, 2011-12। बहुत सारे बेस ईयर्स आने वाले हैं आगे जाके इसी चैप्टर के अंदर, आपको बेस ईयर्स का स्पेशल फोकस करना है। बेस ईयर क्या है, कांस्टेंट प्राइसेस का क्या है, 2011-12। और कांस्टेंट प्राइसेस जैसे मैंने आपको बताया, करंट प्राइसेस के मुकाबले यहाँ पे जो जीएसडीपी की वैल्यू नज़र आएगी वो कम ही नज़र आएगी। ठीक है, यहाँ पे जो जीएसडीपी की वैल्यू नज़र आएगी वो कम ही नज़र आएगी। कितनी आ रही है, 6,43,222 करोड़, 6,43,222। ये टर्म भी आपको याद होनी चाहिए। पिछले साल कितनी थी, 6,88,714 थी, जो कि पिछले साल के मुकाबले इस बार फिर से कम हो गई है। ठीक है, ये भी कम हो गई है क्योंकि आपको पता है कोरोना काल था, कोरोना काल में हमारे यहाँ पे जो जीडीपी वगैरह थी, प्रोडक्शन वगैरह बहुत कम हुआ था चीज़ों का, तो ओवरऑल उनकी जो मॉनिटरी वैल्यू होगी वो कम ही हो जाएगी। ये कितना परसेंट डाउन गई है, -6.61, मतलब ये कितना कम हुई है, 6.61%। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम में पूछ सकता है। इस एग्जाम में नहीं पूछेगा, किसी दूसरे में पूछेगा, लेकिन आएगा 100% ये क्वेश्चन। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए राजस्थान में क्या होता है, ये डेटा के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो क्वेश्चन ये पूछेगा ही पूछेगा, यहाँ तक मेरा मानना है। ठीक है, तो ये मेरी बात हुई जीएसडीपी की। बात सुनिएगा ध्यान से, जीएसडीपी की दो प्राइसेस पे निकलती है, कांस्टेंट प्राइसेस और करंट प्राइसेस, स्थिर कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर। ठीक है, कांस्टेंट प्राइसेस पे कितनी है 2020-21 की, 6,43,222, जो कि कितना कम है, 6.61। करंट प्राइसेस पे क्या है, 9,57,912, जो कितना कम है, 4.11। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ जाते हैं, हमें ये कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ से। ठीक है, ये हमें डेटा भी नहीं देखना। और यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी बात की है, जीएसडीपी ऑफ राजस्थान एंड जीडीपी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक डेटा हाईलाइट किया है, आप ज़रा देखिए, अगली टेबल के अंदर मैंने एक डेटा हाईलाइट किया है। तो यहाँ पे जो इन्होंने कीमत प्रचलित की है राजस्थान की, जो डेटा दिखाया है इन्होंने, ये केवल प्रचलित कीमतों वाला है। ठीक है, ये करंट प्राइसेस वाला है, कांस्टेंट वाला नहीं है, करंट वाला भी आप थोड़ी देर पहले देख के आए हैं। करंट प्राइसेस पे राजस्थान की जो जीएसडीपी है, ऊपर लिखा भी अच्छा इन्होंने यहाँ पे, एट करंट प्राइसेस यहाँ लिखा है। ठीक है, तो ये राजस्थान में तो भाई कितनी कम हुई है, 4.11%। ठीक है, राजस्थान की जो करंट प्राइसेस पे जीडीपी है वो कितना परसेंट कम हुई है पिछले साल के मुकाबले, 4.11%। जबकि इंडिया की कितना कम हुई है, 4.22%। ये ध्यान से देखिए, इंडिया की कितनी कम हुई है, 4.22%। ठीक है, ये ध्यान से देखिए। ठीक है, इसके आगे एक इम्पॉर्टेंट डेटा लिखा हुआ है, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की टोटल जीडीपी है 194,81,975। ठीक है, इसे ऐसे ही पढ़ा जाता है, 194,00,000, 194 लाख 81,975। ठीक है, इसे ऐसे ही पढ़ा जाता है। तो इस टोटल जीडीपी के अंदर राजस्थान का कंट्रीब्यूशन कितना है। ठीक है, इस टोटल जीडीपी के अंदर ये कहाँ स्टैंड करता है, 9,57,912। तो वो स्टैंड करता है तकरीबन 5% के आसपास, मतलब इंडिया की जीडीपी में हम केवल कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 5%। 5% ही पूरा नहीं है, 4.92 है। तो ये डेटा याद रख लेना आप, ऊपर लिखा हुआ है शेयर ऑफ राजस्थान इन ऑल इंडिया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मतलब राजस्थान का अखिल भारत में अंश या प्रतिशत। ठीक है, समझ में आ गई बात, ध्यान रखिएगा।
पूरे इंडिया की जीडीपी में राजस्थान का जो कंट्रीब्यूशन है वो 4.92% है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वो करंट प्राइसेस की बात थी, ये कांस्टेंट प्राइसेस की बात होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जीडीपी दो दो तरीके से निकलती है। जैसे राजस्थान की निकलती है वैसे इंडिया की भी निकलती है। ठीक है, दो तरीके से निकलती है। यहाँ पे केवल आपको ये डेटा याद रखना है, कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर इंडिया में कितना शेयर है राजस्थान का, तो 4.79% है। मैंने आपको बताया था चीज़ें थोड़ी थोड़ी कम हो जाती हैं प्रचलित दर और कांस्टेंट प्राइसेस से आते आते। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कम हो गया, 4.79% हो गया है। ये मैं आपको बात बता ही चुका हूँ, 6,43,222 करोड़ राजस्थान का है, जो 6.61% से कम हुआ है। आप इंडिया का याद रखना चाहें तो याद रख लें, ज़रूरी नहीं है, पूछेगा नहीं डेटा आपसे। ठीक है, इंडिया के डेटा नहीं पूछता, इंडिया की कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एनएसडीपी की। जीएसडीपी तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब एक बात आई एनएसडीपी की। ठीक है, अब एनएसडीपी क्या होता है, तो आप इसमें ज़्यादा ना घुसिए। वैसे तो मैं कहूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो जीएसडीपी होता है उसमें से डेप्रिसिएशन को अगर हटा दें, चीज़ों के घिसना। ठीक है, चीज़ें जो घिसती हैं, जो प्रोडक्शन की मशीनरी होती है, अगर वो घिस जाती है तो उसको हम लेस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और उससे हमें क्या मिल जाता है, एन एस डी पी। अब ये थोड़ी टेक्निकल टर्म है, डेप्रिसिएशन वगैरह, आप उसमें ना जाएं। आप तो केवल याद रख लें कि डेटा क्या है एन एस डी पी का। ध्यान रखिएगा, जैसे जी एस डी पी दो प्राइसेस पे निकल रहा था, कांस्टेंट पे भी निकल रहा था, करंट पे भी निकल रहा था, सेम चीज़ इसमें भी होने वाली है, एन एस डी पी कांस्टेंट पे भी निकलेगा, करंट पे भी निकलेगा। ठीक है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने भी आपको बताया, जो एन एस डी पी होता है, ये तभी निकल सकता है जब मैं जी एस डी पी में से कोई चीज़ें लेस कर दूं। ठीक है, हिंदी में से कहते हैं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, बात सुनिएगा ध्यान से, मैं ये कह रहा हूँ एन एस डी पी तभी निकलता है जब मैं जी एस डी पी में से कोई चीज़ लेस कर दूं, कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दूं। अगर मैं कोई चीज़ जीएसडीपी में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो एनएसडीपी की वैल्यू आने वाली है वो मुझे जीएसडीपी से कम नज़र आएगी पहले ही। समझ पा रहे हैं बात को, जीएसडीपी से कम ही नज़र आता है एनएसडीपी हमेशा। ठीक है, वो क्यों नज़र आता है, क्योंकि मैंने उसके अंदर से कोई ना कोई चीज़ लेस कर दी है, हटा दी है उसके अंदर से। ठीक है, वो क्या हटाते हैं, क्यों हटाते हैं, आप उसको भूल जाइए, आपसे कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर नहीं पूछने वाला। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आगे। तो सेम बातें होंगी, कांस्टेंट प्राइसेस पे भी होंगी, करंट प्राइसेस पे भी होंगी। कांस्टेंट प्राइस पे मैंने जो 6 लाख के आसपास की जो फिगर देखी थी वो कम नज़र आएगी, और एनएसडीपी पे मैंने जो प्राइस देखी थी 9 लाख करोड़ के आसपास, वो भी मुझे थोड़ी सी कम नज़र आएगी। वो कितनी कितनी नज़र आ रही है ज़रा वो देख लेते हैं। ये इस टेबल में है गिवन, देख लीजिए ज़रा आप लोग ध्यान से। दोनों ही कीमतों पर दे रखा है, स्थिर कीमतों पे, प्रचलित कीमतों पे, मतलब कांस्टेंट प्राइसेस पे दे रखा है, करंट प्राइसेस पे दे रखा है। आप लोग देख सकते हैं, जो वहाँ पे तकरीबन 64 जो दिया हुआ था वो यहाँ पे 57 हो चुका है। ठीक है, 6,43,222 करोड़ जो वहाँ पर था, वो यहाँ पे 5,70,143 हो चुका है, क्योंकि उसमें से मैं कुछ चीज़ लेस कर चुका हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पिछले साल भी निकाला था हमने एनएसटीपी, तो वो तकरीबन इतना आया था, 6,10,292। तो पिछली बार के मुकाबले ये फिर से कम हुआ है, कितना कम हुआ है, -6.58%। ध्यान रखिएगा, एन एस डी पी कॉन्स्टेंट प्राइसेस पे कितना परसेंट कम हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। करंट प्राइसेस पे कितना कम हुआ है, 4.06, ये पूछ सकता है। 8,62,633, ये डेटा भी याद रखना है आपको। देखिए, मैंने अभी तक 4 डेटा आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं जो याद रखने हैं, बड़े बड़े डेटा। ठीक है, वो आपको याद रखने हैं। एक तो 6,4,3,2,2, ठीक है, और एक 9,5,7 करके कुछ था, वो आप देख लीजिएगा क्या था। ठीक है, और यहाँ पे मैं दो डेटा बता रहा हूँ, 5,7,0,1,4,3, 8,6,2,6,3,3, 8,6,2,6,3,3। ये डेटा आपको याद होनी चाहिए, एज इट इज़ एट करंट प्राइसेस, एट कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको डेटा, आपका काम इससे हो जाएगा। इनसे एसोसिएटेड जो परसेंटेज है वो याद रखनी है, तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला कंसेप्ट आता है जी एस वी ए। ठीक है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड।
अब देखिए जीएसवीए के बारे में इन्होंने कुछ भी डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं दी है। ठीक है। अगर मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो आप इसको इस तरीके से समझिए। ठीक है। कोई भी इकोनॉमी होती है उसके अंदर तीन सेक्टर्स होते हैं। ठीक है। एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर कहलाता है जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा इंडस्ट्री सेक्टर होता है जिसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है वो। और एक तीसरा क्षेत्र होता है तृतीयक क्षेत्र जिसे सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। अब जितना भी भाई देखिए इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन होगा वो ये तीन सेक्टर्स ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो क्या होता है जितना इन्होंने प्रोडक्शन किया उतना हम हिस्सा इनका निकाल लेते हैं, किसने कितना प्रोडक्शन किया, किसने कितना किया, किसने कितना किया, क्योंकि तीन ही है हमारे पास, तीन सेक्टर्स ही प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हम हर एक का अलग अलग कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं हमारी जीडीपी या मैं कहूँ जीएसडीपी के अंदर, और इन्हें अलग अलग लिख देते हैं। अब यहाँ पे भी वही बात होगी कि भाई यहाँ कांस्टेंट प्राइसेस पे कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, और जो हमारी करंट प्राइसेस हैं या प्रचलित दर हैं उन पे कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पे भी दो बातें होंगी। पहली बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है। तो हम उसे देख लेते हैं कि भाई कितना कितना प्रोडक्शन हुआ और किस में कितना कितना कंट्रीब्यूशन रहा। तो ज़रा यहाँ देखिए, ये बात कर रहा हूँ मैं कांस्टेंट प्राइसेस पर। कांस्टेंट प्राइसेस पर मतलब स्थिर दरों पर बात हो रही है। सबसे पहली स्थिर दरों पे अगर मैं बात करूँ, स्थिर दरों पे मैं बात करूँ तो जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है एग्रीकल्चर, जो हमारा सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन है 29.45। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे हाईलाइट कर लें। जीएसवीए में कृषि का योगदान वो कितना है, 29.45। जबकि उद्योग में इंडस्ट्रीज़ की बात करूं तो 28.15 है। और जो हमारा तृतीय क्षेत्र है, ठीक है, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र जिसे कहते हैं, टर्शरी सेक्टर जो कहलाता है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 42.40 है। ठीक है। ये आपको पता होने चाहिए। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा छुपा हुआ है इसके अंदर, जो कि है सेवा क्षेत्र और हमारा द्वितीय सॉरी जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है और जो सेकेंडरी सेक्टर है, उन दोनों में बीच में एक आपको कुछ नोटिस हो रहा होगा। नोटिस ये हो रहा है कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है 28.15 वो कम है किससे, प्राइमरी सेक्टर से। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ उद्योग धंधे उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, उतना ज़्यादा योगदान नहीं दे रहे जीडीपी को जितना हमारे यहाँ से खेती बाड़ी दे रही है। इसका मतलब ये है। ठीक है। आप समझ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि पिछली बार देखिए, पिछली बार उद्योग धंधे ज़्यादा थे और हर बार ज़्यादा होते हैं। आप ऊपर के डेटा देखिए, हर बार आपको कृषि से ज़्यादा उद्योग धंधे मिलने वाले हैं, हर बार उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। लेकिन वो कम होते होते इतना हो चुका है, क्योंकि आप भी समझदार हैं, कोरोना की वजह से उद्योग धंधे तो चले नहीं थे बिल्कुल भी, इंडस्ट्रीज तो चली नहीं थी। चला तो क्या केवल चला था, एग्रीकल्चर चला था। इस वजह से ये डेटा हमें ज़्यादा नज़र आता है। ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए आप रखिएगा। और हो सकता है वो आपसे ऑर्डर पूछ ले कि भाई आप इस बार के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, उनको उनके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें। ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में उनको जमाएं। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा किसका है, टर्शरी सेक्टर का है। सेकंड नंबर पे किसका है, एग्रीकल्चर का है। थर्ड नंबर पे किसका है, उद्योगों का है। ठीक है। जो लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो इस बार ज़्यादा सचेत रहे। नए लोगों को तो दिक्कत नहीं है, वो नए लोग तो याद रख लेंगे कि उनके लिए नया डेटा है। लेकिन जो पुराने लोग पढ़ते हुए आते हैं उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि जो उद्योग धंधे होते हैं वो सेकंड पर रहते हैं। ठीक है। मतलब बीच में रहते हैं। सबसे ज़्यादा कौन कंट्रीब्यूट करता है, टर्शरी। सबसे कम कौन करता है, खेती बाड़ी करती है। लेकिन देखिए खेती बाड़ी ने इस बार गेम थोड़ा सा पलट दिया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये मैंने बात की, जैसा मैंने आपको बताया जीएसवी भी दो प्राइसेस पे बात होती है, एक तो कांस्टेंट प्राइसेस पे। अब मैं बात कर लेता हूँ करंट प्राइसेस पे। करंट प्राइसेस पे क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ज़रा सा वो देख लेते हैं। पहले मैं नीचे बात कर लेता हूँ, इसके बाद मैं ऊपर की बात करूँगा। देखिए यहाँ पे आया है, पहले मैं कांस्टेंट प्राइसेस पे बात कर चुका हूँ कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है। और इस बार मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे करंट प्राइसेस पे या प्रचलित दरों के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। तो 29.77% आया है एग्रीकल्चर का, 24.80 आया है इंडस्ट्रीज़ का, 45.43% आया सर्विसेज का।
मतलब कितना कितना प्रतिशत योगदान रहा एग्रीकल्चर का, कितना रहा इंडस्ट्रीज़ का, कितना रहा सर्विसेज का, वो यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है। आप इनको ऐड करिएगा, 100 पहुँच जाएगा। ठीक है, आपको केवल जो मैंने हाईलाइट कर रखा है डेटा वो याद रखना है, ऊपर वाले डेटा याद नहीं रखना, वो नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, तो वापस आप देख सकते हैं एक चीज़, इंडस्ट्रीज़ का योगदान कम है एग्रीकल्चर से, सबसे ज़्यादा किसका है, सर्विसेज का। तो ये डेटा भी याद रखना है आपको। करंट प्राइसेस का भी डेटा आपको याद रखना है, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब वापस से थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ चलते हैं। ऊपर हमने बीच में कोई चीज़ें हाईलाइट कर रखी थी, उनको हम देखते हैं वो क्या है दरअसल। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिड की, जहाँ पे मैं आपको दो डेटा जो होते हैं इसके कांस्टेंट प्राइसेस पे और करंट प्राइसेस पे, प्रचलित दरों पर और स्थिर दरों पे, मैं उनमें आपको इनका कंट्रीब्यूशन बता चुका था, कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है हमारी जीएसडीपी की तरफ, मैं वो बात बता चुका था आपको। ठीक है, अब जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कितना कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब मान लेते हैं हम कि कुछ तीन प्रकार की चीज़ें एक इकोनॉमी के अंदर बन रही हैं। मान लेते हैं कि एक प्राइमरी सेक्टर से केवल गेहूं बन रहा है, मान लेते हैं हम। हमारी जो पूरी इकोनॉमी है राजस्थान की, उसमें केवल गेहूं का प्रोडक्शन हो रहा है। और मान लेते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर के अंदर केवल किसी एक, मान लेते हैं मोबाइल का प्रोडक्शन हो रहा है। और टर्शरी सेक्टर में अगर सेवा क्षेत्र की बात करूं तो मान लेते हैं ये केवल कोचिंग्स पढ़ाई जा रही हैं, मान लेते हैं तीन चीज़ें हैं, केवल केवल तीन चीज़ें हैं। ठीक है, तो कुछ कंट्रीब्यूशन गेहूं के प्रोडक्शन की वजह से होता है, जैसा कि इस बार हमारे जो डेटा गिवन है, डेटा के अकॉर्डिंग मान लेते हैं जो हमारी टोटल जीएसडीपी है, उस जीएसडीपी के अंदर जो टोटल प्रोडक्शन है गेहूं का वो 29.45% है। ठीक है, टोटल जीडीपी का मतलब इतना प्रतिशत उसने ला के दिया, पैसा कमा के दिया। 28% पैसा जो है वो किसने कमा के दिया, जो मोबाइल बनाए। और तो मोबाइल की जो वैल्यू है, मॉनिटरी वैल्यू, वो 28.15% हुई, जबकि जो कोचिंग्स हैं, कोचिंग्स ने इतना परसेंट कंट्रीब्यूट किया, 42.40। ये इस बार की बात है। ठीक है, सेम चीज़ पिछले साल भी रही होगी, बात समझिएगा ध्यान से। तो यही चीज़ पिछले साल भी प्रोडक्शन हुआ होगा, तो पिछले साल के प्रोडक्शन में और इस साल के प्रोडक्शन में कितना अंतर आया, मुझे इस चीज़ को चेक करना है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है जीएसबी के अंदर, द करस्पॉन्डिंग सेक्टोरल ग्रोथ रेट्स आर 3.45% इन एग्रीकल्चर, -7.50 in industry and -10.95% in service sector in the year 2020-21 over 2019-20। ये कह रहा है हिंदी के अंदर अंदर अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है, एक सेकेंड, वर्ष 2020-21 में वर्ष 2019-20 की तुलना में कृषि क्षेत्र में 3.45% की वृद्धि, उद्योग क्षेत्र में 7.5% की गिरावट तथा सेवा क्षेत्र में 10.95% की गिरावट दर्शाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो एग्रीकल्चर है उसमें तो पॉजिटिव ग्रोथ हुई है, मतलब उसने ज़्यादा कमा के दिया है पिछले साल के मुकाबले। जबकि इंडस्ट्री वाला सेक्टर जो है, जैसे मोबाइल का जो प्रोडक्शन है, उसमें घाटा हुआ है, 7.50% कमी आई है, मतलब पिछले साल के मुकाबले 7.50 कम प्रोडक्शन हुआ है। और सेम चीज़ जो कमा के दिया है कोचिंग ने, वो भी पिछले साल के मुकाबले कम दिया है, -10.95। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये एट कांस्टेंट प्राइसेस हैं, और कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। इसके नीचे एक टेबल भी बनी हुई है सेम डेटा की, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक टेबल भी बनी हुई है, मैं दिखा देता हूँ वो टेबल आपको। ये देखिए टेबल, ये टेबल आपको बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाली है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है कि हर एक सेक्टर की क्या ग्रोथ रेट रही एट कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक है, कांस्टेंट प्राइसेस पे, स्थिर कीमतों पर कितना कितना प्रतिशत बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। तो आप एग्रीकल्चर को देख सकते हैं, एग्रीकल्चर को 2020-21 के अंदर आखिर में देखिए 3.45% बढ़ा है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एग्रीकल्चर कितने प्रतिशत से बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले, 3.45%। इंडस्ट्री कितने से बढ़ी है या घटी है, घटी है, तो 7.50 के हिसाब से घटी है इंडस्ट्री। सर्विसेज भी 10.95% के हिसाब से घटे हैं। क्वेश्चन वो ऐसे भी बन सकता है, आपको कथन दे देगा, मतलब स्टेटमेंट्स दे देगा और बोलेगा इनमें से गलत कथनों को पहचानिए। तो वो कह देगा कि हमारी राजस्थान की इकोनॉमी में प्रत्येक जो क्षेत्र है, सेक्टर है,
वो उसने कमी दर्शाई है या उसने नेगेटिव ग्रोथ दर्शाई है, ये अपने आप में सेंटेंस जो है गलत हो गया। सभी सेक्टर्स ने नेगेटिव ग्रोथ नहीं दर्शाई, एग्रीकल्चर ने पॉजिटिव दर्शाई जबकि इंडस्ट्री और सर्विसेज ने नेगेटिव दर्शाई है। इसका डेटा आपके सामने है, डेटा याद रखिएगा। ये 2016, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20 इनके डेटा याद मत रखिएगा, ये बेकार डेटा है, मैंने गलती से हाईलाइट कर दिया। ठीक है, बीच वाले डेटा किसी काम के नहीं है। काम का केवल क्या है, 2020-21 के डेटा 3.45% से बढ़ा है, इंडस्ट्री 7.50 से कम हुआ है, सर्विसेज 10.95 से कम हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे कांस्टेंट प्राइसेस था वैसे ही करंट प्राइसेस के ऊपर भी जीएसवीए को निकाला जाता है और उनके ग्रोथ को देखा जाता है। लेकिन ये देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। आप चाहें तो इसे हाईलाइट कर लें, यहाँ पे लिखा हुआ है 6.52 से बढ़ा है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री 8.62 से कम हुआ है और सर्विस सेक्टर 7.60 से कम हुआ है। इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, बट फिर भी आप चाहें तो हाईलाइट कर लें। ठीक है, एग्जाम में पूछने की संभावना नहीं है इसकी। ठीक है, कि भाई इसने कंट्रीब्यूशन जो किया है एट करंट प्राइसेस, वो क्वेश्चन में बहुत स्पेसिफिक करेगा, ध्यान रखना। वो प्रचलित दर या स्थिर दर बहुत ढंग से बताएगा आपको एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगर नहीं बताता कि करंट प्राइसेस पे वो कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है या वो आपसे कहूँ मैं कांस्टेंट प्राइसेस पे स्थिर कीमतों में पूछ रहा है, तो आपको क्या मानना है, एट कांस्टेंट प्राइसेस। बाय डिफॉल्ट क्या मानना है आपको, कांस्टेंट प्राइसेस, या मैं कहूँ स्थिर कीमतें आपको बाय डिफॉल्ट मान के चलना है, मतलब उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, अगर वो क्वेश्चन में स्पेसिफिक नहीं करता। वैसे 99.99% संभावना है वो ज़रूर बताएगा वो किसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आप उस बारे में परेशान ना हो। अब इन्होंने जीएसवीए को एनएसवीए भी करके लिखा है, लेकिन ये बेकार है, आपके काम का नहीं है। यहाँ पे जो लिखा है एनएसवीए, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसके ऊपर से। मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको कितना कम पढ़ना है। देखिए ये सारी चीज़ें बेकार है, इतने सारे डेटा आपको छोड़ना है, कुछ काम नहीं आएगा, ये कुछ नहीं पूछेगा आपसे, सब बेकार है। ये तो मैं बता चुका हूँ खैर आपको, ये तो जीएसवीए ही है एट करंट प्राइसेस, ये तो मैं बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले। 29.77, 24.80 और 45.43 ये बता चुका हूँ। लेकिन ये एनएसवीए जो है ना, ये सब बेकार है, ये कोई नहीं पूछेगा, कांस्टेंट प्राइसेस वाला भी नहीं पूछेगा और ये आपसे करंट प्राइसेस वाला भी कोई नहीं पूछने वाला। तो इस पे आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें। अब अगला जो कंसेप्ट आता है वो आता है पर कैपिटा इनकम, और ये बड़ा खूबसूरत कंसेप्ट है क्योंकि इसके अंदर आपको पर कैपिटा इनकम की डेफिनेशन भी दे रखी है। और जब डेफिनेशन दे दे तो ये मान के चलें वो ये पूछ सकता है एग्ज़ाम में, पर कैपिटा इनकम की डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, स्टेट की कम से कम पूछ लेगा। वैसे स्टेट की और हमारे जो कंट्री की होती है वो सेम ही होती है, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, पर कैपिटा इनकम निकालने का फॉर्मूला एक ही होता है, बस वहाँ पे पूरे नेशन की निकल जाती है, यहाँ पे पूरे स्टेट की निकलती है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम की मैंने डेफिनेशन को हाईलाइट भी किया हुआ है, उस हाईलाइटेड पॉइंट को मैं पढ़ता हूँ एक बार। द पर कैपिटा इनकम इज डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग द नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा ये जीएसडीपी नहीं है, ये एनएसडीपी है। मतलब एनएसडीपी को हम डिवाइड करेंगे किसी चीज़ से, किससे डिवाइड करेंगे, मिड ईयर्स टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। मतलब हमारे स्टेट की जो मिड ईयर की पॉपुलेशन होगी, मतलब जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से जो मिड ईयर वाले लोग होते हैं, ठीक है, तकरीबन 35 से 60 के बीच के लोग जो हैं, उनकी पॉपुलेशन से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वैसे 25 से 60 बोले तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, उनकी पॉपुलेशन से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलता है, पीसीआई मिलती है, पर कैपिटा इनकम मिलती है। ये प्रॉपर डेफिनेशन है किसकी, पर कैपिटा इनकम की। आप कहीं भी लिखाएं, आप हो सकता है मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछ लें डिफाइन पीसीआई पर कैपिटा इनकम, तो वहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये लिखेंगे तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। अगर वहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपसे इंडिया की पूछता है तो आप यहाँ पे एनएसडीपी की जगह एनडीपी कर दें, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्टेट हटा दें वर्ड उसके अंदर से, बात एक ही है। ठीक है, स्टेट वर्ड हटा के यहाँ पे कंट्री कर दें। ठीक है, तो बात एक ही है, पीसीआई निकल जाएगा। ठीक है, अगर हिंदी के अंदर बोलूँ मैं, प्रति व्यक्ति आय की गणना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है, एनएसडीपी को राज्य की मध्य वर्षीय कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त की जाती है। ठीक है, उसे डिवाइड करके। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो पीसीआई है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखिए पॉपुलेशन तो तकरीबन हमारी कांस्टेंट होती है, वो बहुत ज़्यादा गिरती चढ़ती उतरती नहीं है। ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ती है, एक कांस्टेंट रेट होती है, वो बढ़ती बढ़ती है, वो घटती कभी नहीं है। लेकिन जो हमारा
स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये बढ़ सकता है और घट भी सकता है। जैसे कोरोना ने हमें दिखाया कि भाई प्रोडक्शन नहीं हुआ तो घट गया, ठीक है, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन नीचे वाली जो जिससे मैं डिवाइड करने वाला हूँ तकरीबन तकरीबन कांस्टेंट रहता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता घटता नहीं है, तो उसका इफेक्ट नहीं आता। इफेक्ट किसका आता है? एनएसडीपी का ही आता है पीसीआई के ऊपर। और वही देखा हमने, जब इस बार हमारा एनएसडीपी पिछली बार के मुकाबले गिर गया, ठीक है, एनएसडीपी पिछली बार के मुकाबले गिर गया, तो पीसीआई जो है पर कैपिटा इनकम है वो भी पिछले बार के मुकाबले गिर गई। अब यहाँ पे भी देखिए वही बात होने वाली है, पीसीआई वापस से दो प्राइसेस पे निकलेगा, कांस्टेंट पे भी निकलेगा, करंट पे भी निकलेगा। ठीक है, तो मैं दोनों की बात कर लेता हूँ आपसे। यहाँ पे इसकी टेबल की तरफ ही चलते हैं, टेबल में गिवन है सब कुछ। यहाँ पे देखिए राजस्थान का ऑल ओवर इंडिया से कंपैरिजन कर रखा है, देखिए पूछ सकता है, ऑल इंडिया का डेटा भी आपको पता होना चाहिए, ये पूछ सकता है आपसे, राजस्थान का ऑल इंडिया से कंपैरिजन करवा रखा है इसने, ये पूछ सकता है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है, राजस्थान की जो पर कैपिटा इनकम है, अच्छा ध्यान रखना है कांस्टेंट प्राइसेस पे, ये आप देख लें, ये कौन से वाले प्राइसेस पे कंपैरिजन हो रहा है अभी, कांस्टेंट प्राइसेस पे। तो कांस्टेंट प्राइसेस पे जो राजस्थान में पर कैपिटा इनकम है 72,297, मतलब एक व्यक्ति एक साल में अगर बात करूं तो कितना रुपया कमाता है राजस्थान में? 72,297 रुपया केवल, ठीक है, 72,297 रुपया कमाता है राजस्थान में एक व्यक्ति। जबकि पिछले साल, क्योंकि देखिए मैंने बताया आपको एनएसडीपी कम हुआ है तो पीसीआई अपने आप कम हो गई है, तो पिछले साल मतलब ज़्यादा कमाता होगा, पिछली बार 78,390 रुपये, 78,390 रुपीज़ कमा रहा था पिछली बार, ठीक है, और हर साल वो बढ़ रहा था। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये पॉजिटिव में ग्रोथ परसेंटेज आ रही, जबकि इस बार नेगेटिव हो गया, क्योंकि पिछले साल 78,390 रुपये कमा रहा था, इस साल कितना कमा रहा है? 72,297 मात्र। ठीक है, इसका मतलब उसमें कितनी कमी आई है? 7.77 की। आसानी से याद हो जाएगा ये वाला डेटा, क्योंकि सब में 7 है, 7.77। ध्यान रखना है, पीसीआई एट कांस्टेंट प्राइसेस राजस्थान में कितना कम हुआ है, कितना परसेंट कम हुआ है? 7.77, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, पुराने डेटा किसी काम के नहीं है, पुराने डेटा किसी भी काम के नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है? 86,456, मतलब हम पर कैपिटा इनकम के मामले में राजस्थान वाले इंडिया से काफ़ी पीछे हैं, तकरीबन 14,000 रुपया पीछे हैं। तो ये डिफरेंस भी आप निकाल के रख लेना, क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि पीसीआई बहुत फेमस सा टॉपिक होता है जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इतना कोई हार्ड एंड फास्ट बड़ी कैलकुलेशन नहीं होने वाली। आप 86,000 में से 72,000 आसानी से लेस कर सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं वो, तो आप निकाल के रख लीजिएगा कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों के अंदर। ठीक है, तो हम लोग कहीं ना कहीं पीछे हैं, हमारा ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो कम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, आप लोगों ने अगर ध्यान से पढ़ा हो, पर कैपिटा इनकम इज अ पॉइंटर फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द वेल बीइंग ऑफ पीपल। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, प्रति व्यक्ति आय लोगों के जीवन स्तर एवं कल्याण का सूचक है। तो अगर भाई प्रति व्यक्ति आय ही कम होगी तो वहाँ के लोगों के जीवन का स्तर और कल्याण जो होगा वो कम ही होगा, इसका मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट है वो स्टेट का कम ही होगा, ये नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से कम है, ध्यान रखना है। अच्छा, इंडिया की भी पिछले साल ज़्यादा थी, इस बार कम हुई है, इंडिया की कितनी हुई है? 8.95% हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हुई, मैंने किस पे बात की अभी? केवल कांस्टेंट प्राइसेस पे। सेम चीज़ होगी अभी हमारी किस प्राइसेस पे? करंट प्राइसेस पे। ठीक है, अगर आप लोगों को कांस्टेंट और करंट प्राइसेस का कंसेप्ट समझ में नहीं आया था, परेशान बिल्कुल ना हो, या उसको दोबारा सुन ले बैक करके, उस कंसेप्ट को नहीं समझ में आया था बिल्कुल परेशान ना हो, केवल रट लें। ईमानदारी से आपको एक बात बताता हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आया था, मैंने सारी चीज़ें बाद में सीखी हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद, मेंस के भी बाद। ठीक है, इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो कि इसका कोई फ़र्क पड़ता है सिलेक्शन पे, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एग्जांपल हूँ आपके सामने, मैंने बिल्कुल नहीं सीखा था, मेंस लिखने के बाद भी मुझे नहीं पता था कांस्टेंट प्राइसेस और करंट प्राइसेस में क्या फ़र्क होता है, मैं रट के गया था। आप लोगों के सामने क्लियर कट कह रहा हूँ, अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो। ठीक है, इसलिए परेशान ना हो आप लोग बिल्कुल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कांस्टेंट प्राइसेस की बात आ गई, अब बात करता हूँ एट करंट प्राइसेस। ये आ गया मेरा करंट प्राइसेस, ये दिख रहा है आपको करंट प्राइसेस, ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग करंट प्राइसेस की। तो इस बार करंट प्राइसेस की बात करते हैं तो कितना आया 2020-21 के अंदर? राजस्थान का है 1,00,000 रुपया 9,386 है, जो कि पिछली बार से 5.29% कम है। ठीक है, दिख भी रहा है आपको, पिछले बार पिछली बार ज़्यादा था, 1,15,492 था, कम हो गया।
सेम चीज़ इंडिया के साथ हुई है, 1,26,968 रुपये है, पिछले बार 1,34,000 था, जो कि 5.41 से कम है। ठीक है, ये डेटा भी याद होने चाहिए आपको, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पीसीआई केवल इतना है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछने वाला। पर कैपिटा इनकम केवल दो डेटा याद रखने हैं आपको, एक तो आपको कांस्टेंट प्राइसेस पे, एक आपको करंट प्राइसेस पे कितना कितना है, कितना परसेंट कम हुआ है, वो याद रखना है आपको। इंडिया से उसकी क्या तुलनात्मक अध्ययन है, कितना हम उसको कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, वो ध्यान रखना है, बस ख़त्म, और कुछ नहीं करना। ठीक है, आप देखिए मैं 43 पेजेस तो निकाल चुका हूँ, और मेरे ख्याल से हमने, अगर आप कुल पेजेस आप काउंट करेंगे, एक पेज पे लिखने बैठे, तो मेरे ख्याल से अगला और पिछला पन्ना भरने वाला है आपका, उससे ज़्यादा आपका भरेगा ही नहीं। ठीक है, ये जीएफसी क्या चीज़ है मुझे आज तक नहीं पता, ना मैंने पढ़ी कभी, ना आपसे एग्ज़ाम में कभी पूछेगा। ठीक है, ये चीज़ बेकार है, एग्ज़ाम में नहीं आती, हटा दीजिए इसे, बिल्कुल हमारे काम की नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएफसी मैंने गायब कर दिए यहाँ से। सकल स्थायी पूंजी निर्माण काम का नहीं है, बिल्कुल किसी काम का नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मूल्य सांख्यिकी या प्राइसेस स्टैटिस्टिक्स, मुझे लगता है कि इस बार जो क्वेश्चन आएगा वो प्राइसेस स्टैटिस्टिक्स में से ही आएगा, इस पूरे चैप्टर में से। बाकी ऊपर से आने की संभावना कम है, वो आएंगे तो किसी दूसरे एग्ज़ाम में आएंगे, इस एग्ज़ाम में तो यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। तो इसके लिए आप लोग बहुत ध्यान से तैयार हो जाइए इस वाले टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, मूल्य सांख्यिकी, ठीक है, प्राइसेस स्टैटिस्टिक्स। तो मैंने भाई यहाँ पे एक हाईलाइट शुरू किया है, यहाँ पे देखिए ध्यान से। प्राइस इंडेक्स measures relative change in the price levels of commodities or services in a region during a given period of time। ठीक है, हिंदी में अगर बात करूं, किसी निश्चित समयावधि के दौरान किसी क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तरों में होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों को मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज हो गई, आसान भाषा में समझाऊं कि भाई प्राइस इंडेक्स जो होते हैं उनका यूज़ कहाँ किया जाता है। तो कुछ नहीं करना, हमें हमें केवल कुछ प्रोडक्ट्स लेने हैं, कमोडिटीज़ लेनी है, और ये देखना है कि भाई किसी एक निश्चित समय में उनमें उनकी कीमतों में कितना उतार चढ़ाव हुआ। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है मेरा प्राइस इंडेक्स। मान लेते हैं कि मेरे पास एक टोकरी है, टोकरी के अंदर मान लेते हैं कुछ सामान रखे हैं, मान लेते हैं कि उसके अंदर एक एप्पल रखा है, एक उसके अंदर वाटरमेलन रखा है, एक उसके अंदर मोबाइल रखा है, एक पेट्रोल का डब्बा रखा है उसके अंदर, अलग अलग चीज़ें। ठीक है, केवल खाने पीने की चीज़ें नहीं, और भी अलग अलग तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कमोडिटीज़ के अंदर तो देखिए बहुत सारी चीज़ें आती है, खाने पीने के अलावा जो यूज़ करने की चीज़ें, साबुन तेल भी रख सकते हैं उसके अंदर। और मैं ये नोट करूँगा कि भाई आज के समय इनकी कितनी प्राइस है, अगले महीने इनकी कितनी प्राइस हो गई, इन सब की अगले महीने कितनी प्राइस हो गई। क्योंकि देखिए सभी चीज़ों की प्राइस हमेशा बढ़ती नहीं है, कुछ की बढ़ती है घटती है। ठीक है, जैसे दालें हो गई, हमेशा बढ़ती घटती रहती हैं उनकी कीमतें। तो मैं सभी चीज़ों को क्या करता हूँ, एक एवरेज निकाल लेता हूँ उनका कि ओवरऑल बढ़ा है या घटा है। तो वो जो जिस स्केल के ऊपर मैं नापता हूँ उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, प्राइस इंडेक्स बोल देते हैं। कि भाई इस बार तो सबकी कीमत मान लेते हैं 2,000 रुपये थी, अगले बार बढ़ के 2,100 हो गई, फिर अगले बार बढ़ के 1,900 ही रह गई अगले महीने। तो यही क्या आ रहा है, जो ऊपर नीचे चल रहा है मेरा, यही क्या कहलाता है, इंडेक्स कहलाता है। समझ में आ रही है बात? तो इसी इसी को हम नापते हैं। ठीक है, इस प्राइस स्टैटिस्टिक्स के अंदर, मूल्य सांख्यिकी के अंदर हम इन्हीं चीज़ों को नापते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान में मूल्य सांख्यिकी। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान में जो प्राइस स्टैटिस्टिक्स हैं, वो दरअसल दो तरह के हमारे यहाँ पे इंडेक्स होते हैं। एक तो कहलाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक होता है। और दूसरा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, जिसको हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं। अब ये दो जारी करने पड़ते हैं, और ये जारी कैसे कैसे करते हैं ज़रा उसकी बात कर लेते हैं। तो पहली मैं बात कर रहा हूँ होलसेल प्राइस इंडेक्स की। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ पहले में। लेकिन उसके पहले आपको यहाँ जो ऊपर मैंने लिखा है, ये सारी चीज़ें हाईलाइट की हैं, ज़रा सी इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं जो ऊपर लिखा गया है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे ये कह रहा है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, डीईएस, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय हिंदी में इसको लिखा जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, होलसेल और रिटेल प्राइसेस को, जिन भी कमोडिटीज़ की, देखिए दो तरह की प्राइसेस हो सकती हैं, होलसेल भी हो सकती है, रिटेल भी हो सकती है। होलसेल मतलब
जो मतलब दुकानदारों का आपस में लेन देन में यूज़ होती है वो कहलाती है होलसेल। रिटेल प्राइस वो होती है जितने में कंज्यूमर खरीद के लाता है दुकान से और फिर उसे खा लेता है, पी लेता है, फेंक देता है उस चीज़ को। ठीक है, वो कहलाती है रिटेल प्राइसेस। ठीक है, तो ये कलेक्ट कर रहा है, कौन कलेक्ट कर रहा है? DOES, या ऐसे DESC बोलते हैं। ठीक है, ये किस बेसिस पे कलेक्ट करता है भाई डेटा? वीकली बेसिस पे, मतलब हर हफ्ते कलेक्ट करता है डेटा कि भाई कितना बढ़ गया, कितना घट गया। ठीक है, कब कलेक्ट हो रहा है? हर वीक कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, और सभी चीज़ों को कलेक्ट करता है। आप देखिए लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स, मतलब जो हमारे यहाँ के दुधारू पशु वगैरह होते हैं, पशुधन उत्पाद, उसकी बात हो रहा है। ठीक है, सभी तरह की चीज़ों के ये कलेक्ट करता है। ठीक है ना, और उसको पब्लिश करता है मंथली। पब्लिश कब होते हैं? वो मंथली पब्लिश होते हैं। कलेक्शन वीकली होता है डेटा का, मंथली पब्लिश होता है। ठीक है, नीचे का लाइन लिखिए, अभी इसको भूल जाइए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसको भूल जाइए अभी। ठीक है, तो याद रखिएगा राजस्थान के अंदर जो डेटा पब्लिश किया जाता है, ठीक है, वो कौन पब्लिश करता है? DES कलेक्ट करके पब्लिश करता है। और वो किसका पब्लिश करता है? कौन से वाले प्राइस इंडेक्स? मैंने आपको बताए थे दो प्रकार के प्राइस इंडेक्स होते हैं। एक तो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक, और एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये आप लिख भी लें अपने नोट्स, इसी के अंदर साइड में लिख लें, जो बात बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये कहा है ये DES जो है ये कौन से वाले मूल्य सूचकांक को पब्लिश करता है या रिलीज करता है डेटा इकट्ठा करके। तो देखिए इन्होंने दे नहीं रखा इस डॉक्यूमेंट के अंदर, दे नहीं रखी ये चीज़, लेकिन मुझे पता है ये बात, और क्या पता क्वेश्चन पूछ ले, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो DES जो है भैया वो ये वाला जो इंडेक्स होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसके डेटा कलेक्ट करता है, इसके पब्लिश करता है, ध्यान रखना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नहीं करता, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में तो ये बात लिखी हुई है यहाँ से यहाँ तक कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसके डेटा जो हैं वो कौन कलेक्ट करता है? लेबर ब्यूरो शिमला, वो कलेक्ट करता है और वो पब्लिश करता है CPI के तो। लेकिन WPI जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसके डेटा कौन कलेक्ट कर रहा है? DES, और पब्लिश भी कौन कर रहा है? वही कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखनी है आपको बात। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, जो पहला मेरा प्राइस इंडेक्स है वो तो क्या हो गया? होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया। ठीक है, इसमें आपको याद क्या रखना है? याद आपको रखना है इसका बेस ईयर। बेस ईयर मतलब वही बात कि भाई अगर मेरे को चीज़ों की प्राइसेस की तुलना करनी है तो मेरे पास एक बेस ईयर तो हो, एक आधार वर्ष तो हो, जिससे मैं तुलना कर सकूँ कि भाई चीज़ें वाकई में महंगी हुई हैं कि नहीं हुई हैं। तभी तो पता लगेगा महंगी हुई है नहीं हुई है, सस्ती हुई है तो नहीं हुई है। ठीक है, तो बेस ईयर होना ज़रूरी है। तो राजस्थान में होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर क्या है? 1999-2000। ठीक है, इक्वल टू करके हमेशा 100 लिखा जाता है। वो क्यों लिखा जाता है? जब आप लोग इन्फ्लेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, महंगाई वाला, तब समझ में आएगा कि इक्वल टू 100 करके क्यों लिखा जाता है। लेकिन आप इक्वल टू 100 ही करके लिख देना, वो एग्जाम में अपने आप ही देता है, वैसे ऑप्शन के अंदर आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती। ठीक है, बस बेस ईयर याद रखना है आपको। 1999-2000 मतलब हमने 1999 से 2000 वाला जो फाइनेंशियल ईयर रहा होगा, ये 2 साल नहीं लिए हैं। अरे गलती मत कर देना, ये 2 साल नहीं है, ये साल एक ही है। ठीक है, ये एक फाइनेंशियल ईयर है जो 1999 में शुरू हुआ होगा, मतलब 1 अप्रैल 1999 को शुरू हुआ होगा और 31 मार्च सन 2000 को ख़त्म हुआ होगा। ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, एक ही साल है। ये उस एक साल को ही क्या माना गया है? बेस ईयर माना गया है। किसके लिए? होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए। ठीक है, केवल इतना सा ध्यान रखना है। आगे क्या ध्यान रखना है इसमें? तो केवल आप ये ध्यान रख लें कि राजस्थान गवर्नमेंट, मैंने कहा ना आपसे, DES किसका पार्ट है? राजस्थान गवर्नमेंट का ही पार्ट है। ये मंथली WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स के डेटा रिलीज करता है। और जैसे मैंने आपको टोकरी बताई थी, टोकरी के अंदर अलग अलग चीज़ें बताई थी, तो कितनी चीज़ों के ऊपर करता है पब्लिश ये डेटा अपना? 154 चीज़ों के ऊपर, ये ध्यान रख लेना आप डेटा। ठीक है, तो उस टोकरी के अंदर कितनी चीज़ें? कुल 154 चीज़ें हैं जिनके ऊपर डेटा रिलीज किया जाता है। और आगे अगर मैं बात करूँ तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसने कितनी बढ़ोतरी दर्शाई है? इसमें बढ़ोतरी भी लिखी हुई है, कितनी बढ़ोतरी दर्शाई है? 6.54, पिछले साल के मुकाबले जो बढ़ोतरी दर्शाई है वो कितनी दर्शाई है? 6.54। ये ध्यान रखना है। अगर आप चाहें तो आप ये ध्यान रख लें कि 310 से बढ़ के अब ये 330 पहुंच चुका है, ये चाहें तो ध्यान रख लें, बाकी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये डेटा नहीं पूछते आपसे होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना रहा 2020 का, ये नहीं पूछेगा। ये पूछता है कितना % बढ़ गया, ये पूछ लेगा। वैसे देखिए सवाल केवल इस पे यही आता है बेस ईयर क्या है, क्योंकि पिछली बार भी देखिए बेस ईयर के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा था। तो बेस ईयर अगर इस बार WPI का नहीं पूछेगा तो CPI का पूछ लेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। ठीक है, तो बेस ईयर के ऊपर ही क्वेश्चन आता है जनरली, 99% संभावना ये है, बट फिर भी क्या पता पूछ ले। ठीक है, तो ध्यान रखना है
कि भाई जो WPI है वो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया जाता है डेटा और रिलीज़ किया जाता है। जबकि अब मैं बात करूँगा अगले वाले प्राइस इंडेक्स की, जो है मेरा CPI। ठीक है, चलिए उसकी बात करते हैं CPI की। ये आपको कुछ याद नहीं रखना, ये सब बेकार है, केवल ध्यान रखने वाली बात थी, वो मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे भी लिखा हुआ है बेस ईयर 1999 2000। इसमें कोई कांस्टेंट प्राइसेस और करंट प्राइसेस वाली बात नहीं होती, ठीक है, इसमें आप परेशान ना हो। ठीक है, कांस्टेंट प्राइसेस करंट प्राइसेस हम इसमें यूज़ नहीं करते। ठीक है, सब जगह 1999 2000 लिखा हुआ है। लेकिन ये किसका है? WPI का है केवल, CPI की बात नहीं कर रहा हूँ। CPI का बेस ईयर अलग होगा, ध्यान रखना है आपको। CPI का बेस ईयर अलग हो सकता है। ये मेरा आ गया CPI। अब CPI बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं 4 बार बहुत बोला है, इसका मतलब ये वाकई में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक चेंज हुआ है और वो ढूंढता है जानबूझ के कि मुझे चेंजेस मिल जाएं ताकि मैं उसके ऊपर क्वेश्चन दूँ। ठीक है, वो केवल क्या ढूंढ रहा है? चेंज ढूंढ रहा है, और वो चेंज मुझे पकड़ना है, और वो चेंज पकड़ के ही अपने डेटा में अपन को डालना है, अपने दिमाग में फिट करना है, ताकि वो अपने एग्जाम में काम आ सके। ठीक है, तो CPI जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, दरअसल ये ऐसा इंडेक्स है जिस पे वास्तविकता में ये वो दर्शाता है जितना पैसा कंज्यूमर अपनी जेब से खर्च करता है चीज़ों को खरीदने में, दरअसल ये उसके उतार चढ़ाव को दर्शाता है। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग आगे कि यहाँ पे बात क्या की गई है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तकरीबन 4 अलग अलग तरह के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैं, 4 अलग अलग प्रकार के CPI हैं। एक पेज ले लें अलग से आप लोग, खाली सिंगल पेज, ठीक है, और उस पे जो अब मैं बातें बोल रहा हूँ वो लिखते जाएं, और इस पेज के साथ अपनी इस इकोनॉमिक सर्वे में स्टेपल करते हैं इस पेज के ऊपर अलग से। ये बात मैं पहले ही बोल दूं आपको, ठीक है, तो एक खाली पेज ले लें, जो बातें बोल रहा हूँ वो लिखते जाएं। ठीक है, CPI कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, 4 डिफरेंट टाइप्स का होता है CPI। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4 प्रकार का होता है। ठीक है, अब उपभोक्ता मूल्य 4 प्रकार का कौन कौन सा होता है? तो भाई ध्यान से देखिए, ए तरह का लिखा हुआ है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, ऐसे वर्कर्स जो इंडस्ट्रियल एरियाज में रहते हैं, मतलब वहीं से डेटा कलेक्ट होता है। किन एरियाज से? जहाँ इंडस्ट्रियल रीजन होते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, वहीं से डेटा कलेक्ट होता है। ठीक है, अभी मैंने नहीं बताया कौन करता है कलेक्ट, मैंने नहीं बताया ना, मैंने बताया पब्लिश कौन करता है ये भी नहीं बताया, केवल बता रहा हूँ कितने प्रकार के होते हैं पहले तो CPI। तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए होता है पहला प्रकार। दूसरा होता है एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए, मतलब ऐसे श्रमिक जो कहाँ काम करते हैं? ठीक है, कृषि में काम करते हैं, कृषि के क्षेत्र में। दूसरा है कृषि श्रमिकों हेतु, CPI AL कहलाता है ये। ठीक है, तीसरा है रूरल लेबर्स के लिए, रूरल लेबर्स का मतलब हुआ ग्रामीण श्रमिक हेतु। ठीक है, और चौथा है मेरा रूरल एंड अर्बन के लिए। ठीक है, शहरी सॉरी ग्रामीण एवं शहरी हेतु। ठीक है, 4 अलग अलग हैं भाई, ध्यान रखना। तो आप अपने पेज के ऊपर 4 अलग अलग लिख लें। CPI IW मतलब CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, देन उसके बाद CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स। ठीक है, CPI फॉर RL, CPI R&U। पहले तो ये 4 लिख लें अलग अलग लाइन में। अब मैं अगली बात जो बताने जा रहा हूँ आपको, वो ये बताने जा रहा हूँ कि इनके डेटा कौन कलेक्ट करता है, कौन रिलीज करता है, मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ अब। तो ध्यान से देखिए, अगली लाइन वही लिखी है कि शुरुआती 3 हैं, CPI IW, CPI AL और CPI RL। इनके जो डेटा हैं वो कौन बनाता है और कौन रिलीज करता है? लेबर ब्यूरो शिमला, मतलब श्रम ब्यूरो शिमला। श्रम ब्यूरो शिमला जो है ऊपर वाले 3 CPI के डेटा कलेक्ट करता है और रिलीज करता है। जबकि चौथा वाला मतलब रूरल एंड अर्बन, CPI फॉर रूरल एंड अर्बन, CPI इसके लिए ग्रामीण एवं शहरी हेतु, ये चौथा वाला जो है इसके डेटा कौन कलेक्ट करता है? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO न्यू दिल्ली। ठीक है, ये कहाँ पे है? NSO न्यू दिल्ली में। और श्रम ब्यूरो के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे हैं भाई, ये कहाँ पे है? लोग बाग सोचते हैं भाई नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ है, दिल्ली में ही होगा, लेकिन ये शिमला में है, ध्यान रखना। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है श्रम ब्यूरो शिमला के ऊपर। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बात बता दी कौन कौन से होते हैं, उनके डेटा कौन कौन रिलीज करता है। ऊपर वाले 3 के कौन कर रहा है? श्रम ब्यूरो। आखिरी वाले का कौन करता है? NSO। ये ध्यान होना चाहिए, या आप पेज पे अलग से लिख लें कौन डेटा रिलीज करता है, लिख लें। ठीक है, उसके बाद अगली बात आई, जैसे वहाँ पे हमने बेस ईयर देखा था एक, कि भाई किसी से कंपैरिजन तो करूँगा तभी तो पता चलेगा चीज़ें महंगी हुई हैं सस्ती हुई हैं। तो यहाँ पे भी बेस ईयर है,
और इन चारों के अलग अलग मुझे बेस ईयर देखने हैं। बात सुनना ध्यान से, चारों के बेस ईयर मुझे देखने हैं। तो चारों के बेस ईयर की अब मैं बात कर लेता हूँ। तो आगे बात लिखी है, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स वॉज रिलीज ऑन द बेस ईयर 2001। मतलब वॉज का मतलब हुआ रिलीज किया जाता था 2001 बेस ईयर मान के। कब तक? अगस्त 2020 तक। मतलब अगस्त 2020 तक हमने जो डेटा रिलीज किए, ठीक है, अगस्त 2020 तक हमने जो डेटा रिलीज किए, किसके? सीपीआई आईडब्ल्यू के, वो क्या बेस ईयर मान के कर दिए? 2001। लेकिन जब से सितंबर शुरू हुआ, अगस्त के बाद सितंबर 2020 शुरू हुआ, उसके बाद से हमने क्या मान लिया बेस ईयर हमारा? 2016। मतलब अब जो हमारे पास डेटा निकल के आते हैं सीपीआई आईडब्ल्यू के, उसके अंदर जो बेस ईयर नज़र आता है वो क्या नज़र आता है हमें? 2016। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। 2016 बेस ईयर कब चेंज किया गया? अगस्त 2020 से। तक तो हमने 2001 रखा। सितंबर 2020 से चेंज किया है, अगस्त से चेंज नहीं किया। अगस्त तक तो डेटा वही था 2001 बेस ईयर मान के। लेकिन 2016 बेस ईयर हमने कब माना है? सितंबर 2020 से। और उसके बाद के हर महीने के जो डेटा आ रहा है सितंबर 2020 के बाद, वो क्या बेस ईयर मान के आ रहा है? 2016। ध्यान रखनी है आपको ये बात, ठीक है। कलेक्ट कौन कर रहा था? श्रम ब्यूरो, ठीक है। अब श्रम ब्यूरो, जैसा मैंने आपको बताया, वहीं से कलेक्ट करेगा जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेंटर्स होते हैं, ठीक है। तो राजस्थान में भी क्या है, दरअसल 3 इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं जहाँ से डेटा कलेक्ट किया जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 3 इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं जहाँ से राजस्थान के अंदर डेटा कलेक्ट किया जाता है सीपीआई आईडब्ल्यू के लिए श्रम ब्यूरो द्वारा। वो 3 सेंटर्स कौन कौन से हैं, मैं पहले हैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो हैं, जो बात सुनिएगा ध्यान से, जयपुर नंबर 1, सेकंड नंबर भीलवाड़ा, थर्ड नंबर अजमेर। दोबारा कह रहा हूँ, नंबर 1 जयपुर, सेकंड नंबर भीलवाड़ा, थर्ड नंबर अजमेर। लेकिन लेकिन अजमेर में अब इंडस्ट्रीज़ की वो बात नहीं रही। और अलवर जो है अब उभरता हुआ हमारा इंडस्ट्रियल सेंटर है, क्योंकि जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं राजस्थान के अंदर सारी कहाँ हैं? अलवर में। तो हम क्यों बैकडेटेड रहें, हम खुद को अपडेट करते हैं। और अपडेट करने का मतलब ये हुआ कि जो श्रम ब्यूरो है उसने क्या किया, अब अजमेर को तो छोड़ा, अब वो डेटा कहाँ से कलेक्ट करता है? अजमेर की जगह से अलवर से करता है, क्योंकि अलवर में अब इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ध्यान रखिएगा, अब जो डेटा कलेक्ट होते हैं, अब जो कलेक्ट होते हैं आगे से होंगे जो अब, ठीक है, वो सारे के सारे कहाँ से होने वाले हैं? जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर से। 3 सेंटर्स से ही होंगे, तो 3 सेंटर से होने वाले हैं। तो अजमेर की जगह अब क्या आ चुका है? अलवर आ चुका है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है। समझ में आई बात आपके? इसमें शुरुआती बेस ईयर जो था वो 2001 था। सितंबर 2020 से चेंज हो गया है, अगस्त 2020 तक तो 2001 रहा, ठीक है। श्रम ब्यूरो शिमला ने कहाँ कहाँ से डेटा कलेक्ट किए थे, दे रखा है आपको, जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा, यहाँ से डेटा कलेक्ट किए थे पुराने वाले डेटा, ठीक है। समझ में आई बात आपको यहाँ तक? और उन्होंने उनको प्रिंट कर दिया था, लेकिन वो मेरे अब काम का नहीं रहा, क्योंकि देखिए वो चेंज हो चुका है, ठीक है। अब चेंज होने के बाद वो जो डेटा आया है वो आया है मेरे पास, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इसका बेस ईयर अब क्या हो चुका है? 2016। ये मेरे काम का है, तो ध्यान रखना है। सीपीआई आईडब्ल्यू का अगर आपसे बेस ईयर पूछ ले, बहुत ध्यान से सुनना मेरे क्वेश्चन, सीपीआई आईडब्ल्यू का अगर आपसे बेस ईयर पूछ ले तो आप क्या लिखने वाले हैं? 2016। 2001 नहीं लिखेंगे, 2016 लिखेंगे। तो जो आपने पेज अपना निकाल के रखा है अलग से, उसमें आपने सबसे पहले तो अपने सीपीआई लिखे होंगे 4, फिर ये लिखा होगा कि कौन कौन रिलीज़ करता है। अब अगला कॉलम बनाइए, उसमें लिखिए बेस ईयर्स उनके। तो सीपीआई आईडब्ल्यू का बेस ईयर क्या है? 2016 है, 2001 नहीं है। उसे गलती से भी नहीं लिखना 2001 को, ठीक है, 2016 लिखना है हमें। उसके बाद मैं बात करता हूँ आगे, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है अलवर को इंक्लूड किया गया है अजमेर की जगह पे सितंबर 2020 से, ये भी लिखा हुआ है इसके अंदर। तो हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान में डेटा कलेक्ट कहाँ कहाँ से होते हैं? अब अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर से होते हैं डेटा कलेक्ट राजस्थान में। तो ये क्वेश्चन बनेगा इस बार,
ध्यान रखना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ क्वेश्चन बनेगा इस बार इस चैप्टर में से, यहीं से क्वेश्चन आना है और CPI IW से ही आना है। ठीक है, 2016 के ऊपर क्वेश्चन आएगा, मतलब 2016 बेस ईयर क्या उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। अलवर भीलवाड़ा जयपुर के ऊपर क्वेश्चन आएगा। वो आपको क्या करेगा इस बार, 4 अलग स्टेटमेंट्स दे देगा CPI IW के ऊपर, और उनमें से बोलेगा गलत पहचानो। ठीक है, तो वो ये भी बोलेगा बेस ईयर पहले ये था, इस तारीख को हमने ये कर दिया, ये भी बोलेगा उसके अंदर बात। आपके कौन कौन से सेंटर्स इसमें हम यूज़ करते हैं वो भी बात बोलेगा। इसका डेटा कौन कलेक्ट करता है वो भी ये बात बोलेगा। ठीक है, इसमें 3-4 स्टेटमेंट देगा और बोलेगा एक गलत पहचानो। बहुत ढंग से पढ़ के जाना CPI IW तो खास तौर से। ठीक है, बहुत ढंग से। हमें इसके डेटा याद नहीं करना, डेटा किसी काम का नहीं है, डेटा कोई नहीं पूछने वाला आपसे। ठीक है, और यहाँ पे इसके डेटा की पूरी वो समरी लिखी हुई है, हमें इसको भी नहीं ध्यान देना। ठीक है, किसी काम का नहीं है हमारे लिए ये। ठीक है, लेकिन जो वो काम की चीज़ें थी वो मैं बता चुका हूँ आपको ऊपर। ठीक है, तो ये मेरी बात हुई CPI IW की। ठीक है, अब CPI जो अगला आता है वो आता है एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए, कृषि श्रमिकों के लिए आता है अगला। इसके भी डेटा कौन कलेक्ट कर रहा था, वही श्रम ब्यूरो कर रहा था। ठीक है, लिखा हुआ है इसके अंदर श्रम ब्यूरो शिमला इसके डेटा कलेक्ट करता है। लेकिन इसका जो बेस ईयर है, बेस ईयर 1986-87 है, बस इसमें ये बात लिखनी है आपको और कुछ नहीं लिखना। तो अपने पेपर के अंदर लिख लें आप लोग, CPI AL कितना है, उसका बेस ईयर कितना है, 1986-87। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये दोबारा पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें जो डेटा है नीचे का, ये आपको कुछ याद नहीं रखना, ये आपसे नहीं पूछेगा एग्ज़ाम के अंदर, इसको भूल जाइए। ठीक है, इसके बाद CPI जो आता है मेरा, वो ग्रामीण श्रमिकों हेतु आता है, ग्रामीण श्रमिकों हेतु आता है। तो ग्रामीण श्रमिकों हेतु भी जो बेस ईयर है वो 1986-87 ही है शायद, एक सेकेंड देखते हैं। हाँ, इसमें लिखा है देखिए, ग्रामीण तीसरा वाला जो है वो तीसरा वाला भी यही लिखा है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड रूरल लेबरर्स, मतलब जो तीसरा वाला है वो भी यही इंक्लूडेड है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, तीसरा वाला जो है, तीसरा वाला कौन सा है, ग्रामीण श्रमिकों हेतु, रूरल लेबरर्स। ठीक है, वो लिखा हुआ है इसी के अंदर। उसका बेस ईयर भी क्या है, 1986-87 है, मतलब तीसरे वाले का बेस ईयर भी क्या आया, 1986-87 आया है। CPI जो मेरा RU था, RL था सॉरी, रूरल लेबरर्स वाला था, उसका भी कितना आया बेस ईयर, 1986-87 ही आया है। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब चौथे वाले CPI की तरफ बढ़ता हूँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो चौथा वाला जो था वो था मेरा ग्रामीण एवं शहरी। ठीक है, रूरल एंड अर्बन वाला जो था CPI, इसके डेटा मैंने आपको बताया था NSO कलेक्ट करता है, ये बात बता चुका था बात। ठीक है, NSO एक ऑफिस है या मैं कहूँ एक विभाग है जो किसके अंतर्गत आता है, मॉस्पी के अंतर्गत आता है। मॉस्पी, मॉस्पी लिखा है देखिए, MOSPI, MOSPI, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये ऐसे ऐसे ही लिखा जाता है, मॉस्पी। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका जो बेस ईयर है वो कितना NSO देता है, 2012 देता है इसका बेस ईयर, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो चार मैंने आपको प्राइस इंडेक्सेस बताए, चारों के मैंने आपको ये बताया कि कौन रिलीज़ करता है, चारों के मैंने बेस ईयर बताए। और सबसे इम्पोर्टेंट उनमें कौन सा है, CPI IW, क्योंकि उसमें चेंजेस हुए हैं और RS में जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं उन्हें चेंजेस से बड़ा लगाव होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप लोग अपडेटेड रहें। तो वो जो क्वेश्चन पुटअप करेगा आपसे उसी के ऊपर करने वाला है। और आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आगे ये दूसरा चैप्टर आ गया, मतलब हमने 1 घंटे 22 मिनट के अंदर पहला चैप्टर खत्म कर लिया है और 50 पन्ने निकाल दिए। 300 पन्नों में से 50 पन्ने आपके 1 घंटे में निकल चुके। वो भी मैंने बहुत ज़्यादा बातें की, इस वजह से हुआ है। अगर मैं केवल हाईलाइटेड चीज़ें आपको दिखाता और बोलता आप इनको रट लें तो आपको शायद इतना समय भी नहीं लगता। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग ये पूरा कवर करने वाले हैं हमारा इकोनॉमिक सर्वे। मैं इसी तरीके से एक एक दिन में, एक एक दिन में या 2 दिन में आपको एक एक लेक्चर बना के देता रहूँगा इस तरीके से। और आपको केवल यही करना है, इससे आगे पीछे आप बिल्कुल भूल जाइए इकोनॉमिक सर्वे कुछ होता है, इसमें से कुछ ज़्यादा पूछा जाएगा, कुछ नहीं पूछने वाला आपसे। ठीक है, बिल्कुल आप परेशान ना हो, यही डेटा आएंगे, इससे ज़्यादा कोई डेटा पूछता भी नहीं है। ठीक है, इसी में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले बार जब भी मिलेंगे हम, तो अगले हम टॉपिक की बात करेंगे। और दोबारा आपसे कहूँगा, ये लेक्चर देखने के पहले आप लोग एक डाउनलोड कर लें, प्रिंट आउट निकाल लें, मार्कर ले लें या पेन ले लें और उन चीज़ों को हाईलाइट करते जाएं जो मैं पढ़ा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ। तो आप चाहें तो हिंदी वाला लें, आप चाहें तो इंग्लिश वाला लें, इट्स योर चॉइस, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं दोनों ही चीज़ों को बराबर साथ लेके चलूँगा।
ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।